स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। कल 6 अगस्त को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन गांव डुंडोखेड़ा जनपद शामली में किया गया, जहां पर मनीष चौहान और मनीष चौहान के पिताजी पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी और मरगांगा सिंह जी ने अपना संबोधन किया। ये इसकी तैयारी जो है मनीष चौहान जी ने की। जो भी भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी जो थी वो मनीष चौहान जी के ही कंधों पर थी। अब दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही मनीष चौहान जी और मंत्री वीरेंद्र सिंह जी और मरगांगा सिंह जी हैं। एक तरफ मनीष चौहान जी और पूर्व मंत्री जी थे, तो दूसरी तरफ अनिल चौहान, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और प्रसन्न चौधरी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष शामली को लेकर मैटर चला हुआ है, उसको लेकर ये आरोप प्रत्यारोप चले हुए थे। और इसी बीच एक महापंचायत का ऐलान किया गया 6 अगस्त को, और उसके लिए मनीष चौहान ने बड़ी जोर शोर से तैयारी की। अब कल पंचायत हुई, लोग जुटे। अब मनीष चौहान समर्थक बड़े दावे कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ थी। दूसरी तरफ जो विरोधी खेमा है मनीष चौहान का, वो बोल रहा है कि 3, 4 या 7, 8 हजार की ही मात्र भीड़ थी। वो विफल रैली को बता रहे हैं। खैर, सफल और विफल, इस पर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी। जितना मैदान था, कितने स्क्वायर फीट का था और कितना भरा हुआ था, मैंने एक वीडियो इससे पहले जो डाली थी उसमें मैंने सब कुछ बताया था। आज मैं बात करूंगा रैली क्या सफल थी और क्या इस रैली का संदेश गया। इस को लेकर इसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं लोकेश सलालपुरी जी, जो सामाजिक चिंतक हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बार बार आप मेरे साथ इनको देखते हैं। आज इन्हीं से बात करेंगे पूरे मामले को लेकर। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी आपका। जी, कल जनसभा हुई, महापंचायत नाम दिया गया था 84 के सम्मान में सर समाज मैदान में। सबको पता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर यह मामला बिगड़ा, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष मधु नाम की महिला है जो एससी समाज की और गुजरों की बहू है। अब प्रदीप की हार के बाद मनीष चौहान द्वारा जिताई गई मधु को प्रदीप खेमा अपने पक्ष में कर लेता है, और ये आरोप प्रत्यारोप। और फिर एक कल महापंचायत। कैसी रही महापंचायत? क्या इसका असर हुआ? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखो, महापंचायत तो जितने लोगों ने मुझे बताया, मैंने आपकी वीडियो भी देखी थी, वहाँ भीड़ भी देखी थी, बहुत सारे लाइव भी चले थे। तो महापंचायत भीड़ के हिसाब से देखे तो पूरी तरह सफल रही है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, 20-25 हजार के आसपास की भीड़ वहाँ बताई जाती है, लेकिन मैं 15 भी मान के चलूँ कम से कम करके, तब भी कामयाब महापंचायत थी। रही बात इसके इम्पैक्ट की कि इसका असर क्या होगा, उसको समझने में, उसका असर दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं 2 बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि इस महापंचायत के बाद अगर सबसे ज्यादा लाभ में कोई रहेगा, फिलहाल जो नजर आया, वो तो मनीष चौहान है, और सबसे ज्यादा नुकसान में अगर कोई नजर आएगा तो वो प्रसन्न चौधरी है। मरगांगा सिंह भी पंचायत में पहुंच गई। किसी को जानकारी नहीं थी कि मरगांगा सिंह आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि एक तरफ अकेले मनीष चौहान जी थे और मरगांगा सिंह का वहां पर पहुंचना एक सरप्राइज था अपने आप में। तो मरगांगा को इसमें लाभ होगा या इस मरगांगा सिंह का लाभ मनीष चौहान को होगा? देखिए, जिन लोगों को ये सरप्राइज किन के लिए था, जिनको अंदर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मुझे अच्छी तरह बता दें मरगांगा सिंह वहां जाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस आदमी को राजनीतिक लाभ कहाँ से कैसा होगा, तो जो सदा पॉलिटिशियन हमेशा अपना पॉलिटिकल लाभ देखता है। तो मूर्ख पॉलिटिशियन की बात दूसरी है। सदा पॉलिटिशियन पर लाभ देखता है, तो मरगांगा सिंह का जाना मुझे वहां कोई असर मुझे नहीं हुआ। मरगांगा सिंह को लाभ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। उनको भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। अब देखना यह है कि कल को ये राजनीति मनीष चौहान की, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की और मरगांगा की राजनीति, ये सपा के इर्द गिर्द घूमेगी या भाजपा के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर भाजपा के इर्द गिर्द घूमती है तो मरगांगा सिंह और मनीष चौहान तब भी लाभ में रहेंगे, और अगर ये सपा के इर्द गिर्द घूमती है तो मान के चलिए कि ये तो दोनों लाभ में रहेंगे ही रहेंगे, मनीष चौहान भी, मरगांगा सिंह भी, लेकिन नाहिद को भी इसका लाभ मिलेगा। तो क्या भविष्य में संभावना है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए नाहिद हसन, मरगांगा सिंह और मनीष चौहान? मुझे इसकी संभावना बहुत ज्यादा नजर आती है कि ऐसा संभव है, और वैसे कई सारी वजह इसकी क्यों संभव है, लेकिन मैं इस बात को लेकर लगभग फाइनल अपना मन बना चुका हूँ कि संभवत है 2027 आते आते शायद मनीष चौहान और मरगांगा सिंह सपा की तरफ रुख कर सकते हैं। बीजेपी का भविष्य खराब है क्या? हाँ, यूपी में मुझे लगता नहीं कि बीजेपी दोबारा गेन, हालांकि देखो वक्त है, अभी बहुत बदलाव आते, 3 साल लगभग पड़े हुए हैं, लेकिन जो फिलहाल आज की स्थिति है, आज के हालात है, शायद कोई बीजेपी का समर्थक भी नहीं मानेगा इस बात को कि बिल्कुल वो मुतमईन हो कि सरकार दोबारा भाजपा की रिपीट हो पाएगी। अच्छा,
पंचायत से कई दिन पहले मनीष चौहान जी सहारनपुर आते हैं गुर्जर भवन, और वो प्रदीप जी को ललकार कर चले जाते हैं। गुर्जरों की भीड़ जुटाते हैं सहारनपुर के अंदर। और कल मंत्री जी मंच पर थे और उन्होंने जो छोटा सा संक्षिप्त संबोधन किया उसमें एक बात पर जोर दिया कि सहारनपुर से काफी भीड़ है। उन्होंने 2-3 बार ये सर बोला कि सहारनपुर वालों का स्पेशल शुक्रिया, वो उनकी तरफ से काफी भीड़ है। इसके क्या मायने हैं? देखो, चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह जी बहुत सदे हुए, बहुत मंजे हुए, पुराने घिसे पिटे पूरे तरीके से पॉलिटिशियन है। उनका एक एक शब्द न पता होता है, वो जानते हैं कि शब्द का क्या इम्पैक्ट आएगा। वो ये प्रूव करना चाह रहे थे एक तरीके से प्रदीप चौधरी को और सहारनपुर के लोगों को कि देखो हम यहाँ भी इतने ही मजबूत हैं, सहारनपुर जिले में हमारा इतना ही आधार है। इस आधार की बहुत सारी वजह भी, आधार प्रदीप चौधरी का भी उधर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। चूंकि कैराना और गंगोट क्षेत्र के ऐसा शायद ही कोई गांव तो खैर बचा ही नहीं होगा, शायद ऐसा कोई घर हो जिनके एक दूसरे की, उनकी यार हमारी यार तारियां ना हो गुजरों में, हिंदू गुजरों की, मुस्लिम गुजरों की कंडीशन यही है। तो ये कहना कि उन्होंने, पूरी लोकसभा में गुर्जर समाज है, गुर्जर समाज है, आपस में सबकी रिश्तेदारियां हैं। तो ऐसा है, अगर वहाँ प्रदीप चौधरी अगर कोई यहाँ रैली करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, वहां से बहुत लोग उसमें भी आ जाए। तो अगर आपने चुनाव का पैटर्न देखा हो, वोट परसेंट कम रही है, सब चीज रही है, लेकिन ऐसा नहीं प्रदीप को वोट नहीं मिला। गुजरों वहां से मिला है, बिल्कुल मिला, कम मिला है लेकिन मिला है। ये कम नहीं कह सकते, थोड़ा घटा है, नहीं तो जीते वही है। हाँ हाँ, तो ये उन्होंने ये साफ साफ इशारा किया कि हमारा सहारनपुर में भी प्रभाव है, वो यही जताना चाह रहे थे, ये बयान का यही अर्थ था। यानी कि प्रदीप को निशाने पर ले रहे थे। अब ये तो मैं अपने मुंह से क्यों कहूं कि वो निशाने पर ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जो मैसेज देना था उन्होंने दे दिया। जिस तरह प्रदीप जी बार बार, या प्रदीप तो नहीं कहूंगा, प्रदीप जी तो बड़े शांत स्वभाव के आदमी हैं, बड़े खामोश रहते हैं, लेकिन उनके समर्थक जो दाएं बाएं रहते हैं वो तो कह रहे हैं खुल के कि भाई मनीष चौहान जी ने के कारण ही हम हारे। देखो, प्रदीप जी तो नहीं कह रहे हैं, देखो प्रदीप में कई सारी खूबियां है, इसमें कोई शक नहीं। प्रदीप सीधे सज्जन भले व्यक्ति हैं, किसी का बुरा नहीं करते, इस तरह की चीजें करते नहीं है। उन पर इस तरह कोई एलिगेशन नहीं, गुंडा एलिमेंट उनके आसपास नहीं दिखता, बहुत सारे गुण उस आदमी के अंदर है। और मैं फिर एक बात कहूँ, उनके समर्थक जो ये बात कहते हैं कि मनीष चौहान की वजह से हम चुनाव हार के मूर्खता कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोलना भी नहीं चाहिए था। चुनाव हो गया, हार जीत हो गई, और वो कोई बहुत शर्मनाक हार नहीं है, सम्मानजनक हार है। अकेले प्रदीप चौधरी की हार नहीं, मैं पहले कई बार इस बात को कह चुका हूँ। यूपी में बहुत सारे सांसद चुनाव हारे हैं, जो प्रदीप की नहीं बीजेपी की हार, आप पहले भी बोल चुके हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली प्रदीप की नहीं, बीजेपी की हार। ये तो आपने चुनाव से पहले ही बोल दिया था। और मैं आपको एक बात फिर कहूँ, अगर किसी वजह से दोबारा भाजपा का जबरदस्त माहौल हो, जो कभी 14 में था या 19 में था, मनीष चौहान नहीं, चाहे कोई भी विरोध करे, उसके बाद प्रदीप चुनाव जीत जाएंगे अगर टिकट मिल जाएगा तो। ऐसा नहीं है, ये पार्टी की हार है, प्रदीप की चौधरी की हार नहीं है। लेकिन प्रदीप चौधरी की या तो उनके आसपास सलाहकारों की कमी है इस पूरे मुद्दे में, जो जिला पंचायत का मुद्दा था। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, उन्हें इस मामले में अपनी तरफ से कोई भी कम से कम खुले तौर पर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था, कहीं उन्हें चेहरा नहीं बनना चाहिए था, वो बने हैं, ये उनकी गलती थी। उनके समर्थक हालांकि मानने को तैयार नहीं है, अब नहीं मानने तो उनकी गलती, लेकिन सच यही है कि उन्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अगर करते, पर्दे के पीछे से करते, जो सब पॉलिटिशियन करते हैं, और बाद में जब झगड़ा अगर बढ़ ही रहा था वहां पे, तो फिर बाद में उनका फैसले पे जाते, फैसला कराते, अपर हैंड रहते। इन्होंने सीधे अपनी पार्टी बनने की गलती की है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अनिल चौहान जी बिल्कुल सामने थे, प्रदीप जी के समर्थक खुलकर बोल रहे थे कि मनीष के कारण हम हारे हैं, मरगांका सिंह खामोश थी, प्रसन्न चौधरी बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं, ओनली मनीष चौहान ही मैदान में थे। दूसरी तरफ जो महापंचायत का आयोजन कर रहे थे, मंत्री जी भी खामोश थे, कल ही आए। लेकिन इन सब के बीच मरगांका सिंह का मंच पर पहुंचना, तो क्या फिर पलड़ा उधर भारी हो गया? आप तो ये बोल रहे थे कि भाई मनीष चौहान जो है समाज को तोड़ रहा है, ये जोड़ने की बात नहीं, तोड़ने की बात कर रहा है। लेकिन कल ऐसा लगा जब मरगांका सिंह मंच पर आए और उन्होंने ये बोला कि मैं देख रही हूँ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है मनीष के साथ, और मनीष की ही अहम भूमिका थी जिला पंचायत अध्यक्ष को बनाने में, इनके साथ षड्यंत्र हुआ। तो इसे कैसा देखते हैं फिर आप? देखो, मरगांका सिंह का ये कहना कि मनीष की अहम भूमिका थी, बिल्कुल सच है। इस बात को तो विरोधी भी मानते हैं। और षड्यंत्र इनका बता रही हूँ, षड्यंत्र जो बता रहे, जिन लोगों ने उसके उस पूरे मुद्दे को हवा दी, तूल दिया, मधु गुज्जर को अपने पाले में ले आए, वो किस तरीके से लाए, क्या हुआ, वो तो अलग मुद्दा, मुझे नहीं पता, वो अंदर की बात। लेकिन फिलहाल साफ है, सामने खिलाड़ी हैं प्रसन्न चौधरी, साफ दिख रहा है कि मधु गुज्जर, चौधरी, साफ दिख रहा है मधु गुज्जर फिलहाल प्रसन्न चौधरी और प्रदीप चौधरी खेमे की सदस्य बनी हुई है। तो ये षड्यंत्र जाहिर सी बात है इनका बताया उन्होंने। उसे प्रसन्न चौधरी पे ज्यादा निशाना रहा होगा, मैं नेचुरली बता रहा हूँ आपको, प्रदीप चौधरी पे भी रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो ही आदमी थे आगे करने में, तो दोनों तरफ निशाना था। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि सबसे ज्यादा इस घटनाक्रम के दौरान का जो नुकसान होगा वो सबसे ज्यादा प्रसन्न चौधरी को होगा। बिल्कुल होगा। कैसे?
क्यों नहीं होगा? पिछली बार चुनाव जीते थे, किसके गठबंधन में आके जीते थे? सपा और आरएलडी का गठबंधन था। सपा और आरएलडी का गठबंधन था ना। इस बार किससे जीतेंगे? अब बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है। बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है ना। कितने वोट से जीते थे आरएलडी के पिछले गठबंधन के बाद? 6-7 हजार। 6-7 हजार से। मनीष का वोट माइनस कर दो आप। आरएलडी का भी तो जुड़ेगा ना उसमें। आरएलडी का तो जोड़ा पिछली बार भी था ना, तब भी कुल 6,000 से जीते थे ना भाई। यानी कि जो लाखों की संख्या मुस्लिमों की थी, वो भरपाई कहाँ से होगी? वो भरपाई कहाँ से होगी? मनीष चौहान के जो अपना हिंदू समर्थक है, वो भरपाई कहाँ से होगी? तो परसेंट 14 नुकसान में जाएंगे, नो डाउट। 27 में बिल्कुल 27 में। अगर आज के सेम सिनेरियो में वो चुनाव लड़ते हैं, जो आज पार्टी के गठबंधन जो भी जहां बैठा है उसी तरह चुनाव लड़ते हैं ठीक उस कंडीशन में, तो नुकसान में जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरा दो खेमे भारतीय जनता पार्टी के बीच हैं, मैं खास तौर से अगर गुर्जरों की बात करूं, प्रदीप चौधरी वर्सेज मनीष चौहान जी। मनीष चौहान ने तो शक्ति प्रदर्शन कर दिया। वो कोई विफल बता रहा है, कोई सफल बता रहा है। हमने बता दिया था भाई इतना स्क्वायर फीट का एरिया था, वो भरा हुआ था। अब सक्सेस माने उसे या विफल माने, तो क्या इसको दूसरे खेमे ने भी इस तरह के कोई शक्ति प्रदर्शन करे तब बैलेंस बनेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि मनीष चौहान का ये मुद्दा भी यही नहीं बचा कितनी पब्लिक थी। मुद्दा है कि वहां कौन कौन उपस्थित था। मृगांका सिंह की उपस्थिति, अगर उसकी लोगों के हिसाब से 5-7 हजार की पब्लिक कम भी रही होगी, और 12 सदस्यों की उपस्थिति, और वो 12 सदस्यों की उपस्थिति, मृगांका सिंह की वहां उपस्थिति मनीष का कद बहुत ज्यादा बड़ा कर चुकी है। आज की तारीख में मनीष बराबर के कद पर आ चुके हैं। और मंत्री जी का यह बयान, पूर्व मंत्री जी का, कि सदस्य हमारे साथ है, वो कैसे चलाएगी जिला पंचायत? हाँ, वो तो चलो जिला पंचायत को लेकर के था, लेकिन मैं से खाली जिला पंचायत को लेकर देख ही नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मनीष चौहान ने अपने कद को कहां से कहां खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर सबसे बड़े जो गेनर हैं इसके, वो मनीष चौहान है। अच्छा, मनीष चौहान जी का इतना बड़ा कद किसके कारण हुआ? किसकी नाड़ी विद्या रही इस पूरे घटनाक्रम में? कौन विपक्षी मनीष चौहान का ऐसा था जो मनीष चौहान का जाने अनजाने में कद बढ़ा गया? देखो, पहली बात है उसके अंदर खुद के गुण था, जिज्ञासा थी, संगठन करता था, बहुत सारे गुण उसके अपने अंदर मौजूद है, बढ़िया वक्ता भी है और एक्टिव बहुत है। तो मतलब यहाँ तक पहुंचाने में देखो उसकी अपनी खुद की मेहनत है। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि विरोधी कुछ गलतियां करते हैं, मौके देते हैं, उन मौकों को लपकना होता है। जैसे क्रिकेट में कोई कैच उछलता है, अगर आपने कैच लपक लिया, विकेट मिल गया आपको, खिलाड़ी आउट हो गया, तो एक तरीके से इन्होंने गलती हुई कहीं, उन्होंने उस मौके को लपक लिया। ये जो प्रदीप चौधरी के खेमे ने उन पर आरोप लगाए कि हरा दिया, तो ये भी उनके लिए कहीं कद बढ़ाने में? जाहिर सी बात है, अगर प्रदीप चौधरी के समर्थक ये कहते हैं कि हम चुनाव मनीष चौहान की वजह से आ रहे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं, एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि मनीष चौहान इतनी बड़ी तोप है कि उसने हमें चुनाव हरा दिया। यानी आपने वही स्वीकार कर लिया कि मनीष चौहान एक पावर है, वो पावर कल उसने दिखा दी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि चुनाव मनीष चौहान के माहौल तो बना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मनीष चौहान अकेला फैक्टर नहीं था कि चुनाव वही हार। निष्क्रियता जैसे बोलते हैं, या कुछ और भी, या बीजेपी विरोधी लहर? देखो, अब अभी आपने एक सवाल तो उस तरह भी किया था कि प्रदीप विरोधी गुट को क्या करना चाहिए। इनफैक्ट चूंकि राजनीति करनी है, आप उस मुद्दे को एक तरफ रखे, वो उनका मैटर था, उन्होंने कर लिया। प्रदीप चौधरी को अगर यहाँ भविष्य में राजनीति करनी है तो जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता एक बार दोबारा शो करनी पड़ेगी। जो उनके समर्थक उनके बीच में है, लेकिन जो आम फ्लोटिंग वोटर होता है, जो आम लोग होते हैं, उनके बीच में ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, प्रदीप चौधरी चुके नहीं है, उनकी पावर है। उसके लिए उन्हें भी कोई रैली करनी पड़ेगी। इन रैली का पुराना इतिहास चौधरी पाल सिंह का बड़ा मजबूत रहा है। वो हमेशा जनता को बार बार जब भी जरूरत पड़ती है, वो जनता के बीच में मैसेज देते हैं कि आज भी चौधरी पाल सिंह हैं, उनका वजूद मौजूद है। और प्रदीप चौधरी के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चुके ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस दौरान, ये बीजेपी के अंदर है, कोई बाहर का नहीं है। और दूसरा एक अगर कोई बचता है बीजेपी के बाहर, तो हसन परिवार। अब हसन परिवार का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना तो है नहीं। क्या ये आपस की लड़ाई बीजेपी के अंदर, या फिर मृगांका सिंह का मनीष चौहान के साथ आना, क्या हसन परिवार की या इकरा हसन की राजनीति पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? देखो, हसन परिवार तो चाहे इनके साथ थे चाहे नहीं थे, फिलहाल भी और अब भी इस पूरे उसका हसन परिवार को तो लाभ मिलना ही मिलना है। अगर मनीष वहां मजबूत होते हैं तब भी लाभ मिलता है एक तरीके से, क्योंकि भाजपा कमजोर होती है। नेचुरली बात है, एक पार्टी है, उसमें सब एक साथ काम कर रहे हैं, उसका अगर कोई हिस्सा एक अलग गुट जाता है, वो मजबूत होता है, तो जाहिर सी बात है भाजपा कमजोर हुई। सपा में तो ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है, तो सपा तो अपनी जगह स्टैंड कर रही है, और जो विरोधी है उनमें थोड़ी गुटबाजी है। तो हसन परिवार तो इससे मजबूत हुआ कल की रैली से, नो डाउट। और अगर कल कहीं पार्टी की अदला बदली होती है तो हसन परिवार और नाहिद हसन और ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे आपको, और सहयोग मिल जाएगा बिल्कुल, और काफी मजबूत है, एक तरीके फिर दूरी बन जाएंगे। तो क्या हसन परिवार का लाभ, अगर जैसे कि आपने कयास लगाया कि हो सकता है संभवतः कल पार्टी बदल ले मृगांका सिंह और मनीष चौहान, तो क्या हसन परिवार का लाभ मिला इन लोगों को? बिल्कुल मिल सकता है,
देखिए, अगर हसन, सपोज अगर मैं एक काल्पनिक चीज बता रहा हूँ, कल को अगर मृगांका सिंह कहती है मुझे चुनाव लड़ना है और हसन परिवार के साथ है, वो हसन परिवार बिल्कुल एक जगह आ जाते हैं, तो नाहिद उनको चुनाव लड़ाएंगे ना कहीं से कहीं जरूर, बिल्कुल। क्योंकि इतना छोटा का तो मृगांका सिंह का नहीं है। चलो मनीष के लिए तो है, शामली सीट है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। मृगांका सिंह कहाँ से लड़ेंगे, कैराना से तो नहीं लड़ सकती। तो गुर्जर बहुल कोई सीट है, नेचुरल बात है, या तो मीरापुर सीट होगी, या फिर आपकी नकुड़ सीट है, गंगो सीट है, या कोई और इस तरह की सीट जो गुर्जर बहुल हो और जहां नाहिद का प्रभाव भी हो। मुझे नकुड़ फिलहाल काफी मजबूत दिखाई देती है। मेरे पास से सूचना चुनाव सहारनपुर और शामली में पूरा प्रभाव है हसन परिवार का, बिल्कुल पूरा प्रभाव है। ये बात मुझे चुनाव से पहले भी मुझे कहीं से संकेत थे कि शायद मृगांका सिंह 2027 का चुनाव नकुड़ से लड़ सकती है, नाहिद उनको चुनाव लड़वा सकते हैं। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने कल वहां मृगांका सिंह को देखा था मंच पे, और इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि शायद ये लोग सपा में आएंगे, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लोकेश सलालपुरी जी, जिनको आपने सुना कल की महापंचायत के बारे में बड़ी बारीकी से हर मुद्दे पर, हर पहलू पर लोकेश जी ने बताया। पूरे घटनाक्रम पर आप की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।